गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब हम क्लास 7th के 5th चैप्टर पे आ गए हैं, दैट इज़ वाटर। अब हम वाटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बुक में क्या बताया गया है? सबसे पहले हमारी बुक में बताया गया है कि जो सन है उसकी वजह से हीट होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से एवापोरेशन हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें एवापोरेशन के बारे में बताया गया है। एवापोरेट होने से क्या होता है? पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और ये जो वाटर वेपर है ये ऊपर जाकर कूल डाउन होके कंडेंसेट हो जाता है और इससे बादल बन जाते हैं और बादल से पेनिट्रेट हो जाता है और बारिश हो जाती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू पानी कंटिन्यूली चेंज होता रहता है, अपने फॉर्म को बदलता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड पे, तो उसे वाटर साइकिल कहते हैं। हमारी अर्थ भी एक टेरियम की तरह होती है, मतलब एक छोटी सी जगह, आर्टिफिशियल जगह जहाँ पे हम पौधे रख देते हैं ना, बहुत सारे अपने घरों में बनाते हैं, वो वहाँ पर किस तरीके वही चीज़ बताई गई है। पानी जो होता है कई सेंचुरी से सेम लेवल का है, बारिश के फॉर्म में बार बार उतना ही पानी हमें वापस मिल जाता है। तो पानी का यूज़ किस लिए हो रहा है वो बताया गया है। फिर बताया गया है फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या हैं। अब ये आपको याद रखना चाहिए, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का मतलब हिंदी में अलवण जल, उसके सोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहले तो नदियाँ है, नदियाँ मतलब रिवर्स। उसके बाद पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स मतलब ताल। उसके बाद सोत समथिंग कुछ हिंदी में, तो उसे स्प्रिंग बोलेंगे। देन उसके बाद हिमनद है, ग्लेशियर्स है। ये हमारे साफ़ पानी के सोर्सेज है जिन्हें हम पी सकते हैं। लेकिन जो हमारा ओशियन है और सी है, वहाँ पर आपको सोल्ट वाटर देखने को मिलता है, वो पीने लायक पानी नहीं होता है, ठीक है। और इनके अंदर हाई सैलिनिटी पाई जाती है और ये जो सॉल्ट होता है इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, या कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट इन योर फूड। तो सबसे पहले हमने एवापोरेशन देखा। एवापोरेशन की वजह से क्या होता है, देखो एक सेकंड रुको, ये बादल है, चलो रुको, ये कोई नदी है, यहाँ से पानी एवापोरेट हो गया, एवापोरेट होके हवा में ऊपर जाएगा, वाटर वेपर का फॉर्म ले लेगा। सबसे पहले ये वेपर में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये ऊपर उठता जाएगा बादलों का रूप ले लेगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस का मतलब है बादल बनाएगा। ये जो पानी की बूंदें होती है ये मिलकर कंडेंस हो जाती है और बादल का रूप ले लेती है और यही बादल बाद में बरस जाएंगे। तो इस तरीके से बारिश होती है। तो देखा, पानी पहले यहाँ से हमें लैंड से पानी मिला, फिर वो पानी जो है गैस फॉर्म से बादलों में बदला, बादल से फिर बारिश हुई, फिर पानी नीचे आ गया। इसे ही वाटर साइकिल का नाम दिया गया है। ये हमारी वाटर साइकिल है। उसके बाद हमने देखा देखो ये हमारी ड्राइंग में भी बना हुआ है। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये लैंड है, लैंड से एवापोरेशन हुआ, एवापोरेट होके कंडेंस हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन हो गया बारिश के रूप में। तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर हमने देखा कि साफ़ पानी के सोर्सेस कौन कौन से हैं। साफ़ पानी के सोर्सेस में आपकी रिवर्स थी, नदियां हैं, रिवर्स है, पॉन्ड्स है जिसे हम बोलते हैं ताल, और हमारे स्रोत या सोत है, स्प्रिंग्स। देन हमारे पास ग्लेशियर्स थे, हिमनद थे। ये साफ़ पानी के सोर्स है। और जो सॉल्टी वाटर है वो आपका ओशियन है, महासागर है, और आपका सी है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैरा पे। अब हमें पढ़ना है वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। आप हमारी अर्थ देखोगे नीले रंग की दिखती है, मतलब 97% पानी हमारी अर्थ पे है। इतना सारा पानी है अगर, तो क्या पानी की कमी हम सुनते नहीं है न्यूज़ में हर दिन कि पानी की कमी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो 97% तो हमारी अर्थ पे है, चारों तरफ फैला हुआ है ओशियन के रूप में। लेकिन पीने लायक कितना है, बात ये है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि साफ़ पानी, पीने लायक पानी कितना है, कहाँ कहाँ मिलता है, वही बताया गया। पीने लायक पानी जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे ज़्यादा पानी पीने लायक जो है वो बर्फ़ के फॉर्म में, जो आप देखते हो ना पहाड़ों पर, ये आइस जो है ये पीने लायक पानी है। बट ऑफ कोर्स वो आइस के फॉर्म में हम तक डायरेक्ट पहुँच नहीं है,
उसके बाद जो सबसे ज़्यादा है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। उसके बाद आप देख सकते हो लेक्स वगैरह में आप देख सकते हो। तो पीने के लिए पानी के सोर्सेज की कितनी कमी है और फिर भी हम उनको वेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ हमें समझाई गई है। जैसे एक एक्टिविटी के थ्रू भी बताया गया है, ये मान लो कि नदियों का जो पानी है वो 1 बूंद है और 1.5 चम्मच पानी साफ पानी लेक्स में मिलता है, 2 चम्मच ग्राउंड वाटर के रूप में, 9 चम्मच बर्फ़ के रूप में। मतलब एग्जाम्पल बताया गया, अगर आपको एक कटोरी दे दी जाए पानी से भर के, उसमें से कितनी चम्मच पानी है पीने लायक। एक्सपेरिमेंट करा गया है बताने के लिए, बच्चों को इजी भाषा में समझाने के लिए। बाकी आप ये याद रखो डेटा, ओशियंस में कितना ज़्यादा पानी है, लेकिन हमें आइस कैप, ग्राउंड वाटर, ये सब पानी के सोर्सेज हमारी डायरेक्ट पहुंच में है। आइस कैप्स तो बिल्कुल भी हमारी पहुंच में नहीं है, बर्फ़ का पानी थोड़ी पी लोगे वहाँ जाकर। तो ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम इसका बेकार यूज़ करते हैं, इसको बर्बाद कर देते हैं। फिर हमें बताया गया ओशियन का सर्कुलेशन। अब आप देखना, पानी जो होता है वो हमेशा चलता रहता है। ओशियन में पानी हमेशा मूव करता रहता है, स्टिल कभी भी नहीं होता। ये मूवमेंट जो होता है वो किन किन कारणों से होता है। ओशियन को आप वेव्स में, टाइड्स में और करंट में बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे वेव्स। अब देखो, कोई हवा चली, ये पानी है, अचानक से बहुत तेज हवा आई तो पानी का क्या हाल होगा। पानी बहकर एक से ऐसे ऐसे ऊंचा उठता चला जाएगा ना। तो वही है, जब आप बीच पे जाओगे आप देखना पानी में बॉल गई तो बॉल जो है वो हवा पानी पे लगता है और पानी उछल कर बॉल को वापस आपके शोर पे छोड़ जाएगी। इसे ही वेव्स कहा जाता है। वाटर का अचानक से उठना और गिरना ही वेव्स कहलाती है। ठीक है, ओशियन का पानी उठता और गिरता है, इसे ही हम वेव्स कहते हैं। ये हवा से लगती हैं। अब जब भी आप तूफान आते हुए देखोगे तो आप समझ सकते हो। अब कुछ रीजंस अलग हैं इनके, जैसे अर्थक्वेक आ गया मान लो पानी के नीचे ही। हमने अपने आई थिंक 3rd चैप्टर में पढ़ा था किस तरीके से एक अधिकेंद्र होता है, एपिसेंटर होता है, एक फोकस होता है जहाँ से हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, जहाँ से अर्थक्वेक आता है। पानी के अंदर भी ऐसी है ना, ये हमारा लैंड है, ये हमारा पानी वाला लैंड है। पानी के नीचे भी तो अर्थक्वेक वगैरह आते ही हैं, जो नीचे लैंड है वहाँ पर। तो जब ये अर्थक्वेक आएगा या कोई वोल्केनो फटेगा, ये अंडर वाटर लैंड स्लाइड हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो पानी है ओशियन का वो शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से भी आपको सुनामी वगैरह देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर कोई भी मान लो भूकंप आ गया तो जो पानी है उसका क्या हाल होगा। अचानक से पानी उछलेगा, पानी ऐसे बहकर ऊपर उठने की कोशिश करेगा, यहाँ पहुँचेगा। यहाँ से पानी जहाँ पर ये भूकंप आया है तो क्या होगा, यहाँ पानी की कमी हो जाएगी और यहाँ पानी पहुँच जाएगा और इसके नीचे वाला पानी वहाँ चला जाएगा। इस तरीके से पूरी एक सर्कल बन जाती है। जो ये सुनामी होती है, ये जो हमारी सरफेस है ओशियन की, ओशियन बेड है, वहाँ पर लगने वाला अर्थक्वेक की वजह से या फिर मान लो कि वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, उसकी वजह से आ जाता है। ठीक है, अब जैसे एक बार और बताऊं तो ये आपका पानी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हरकत हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ऊपर जो पानी था वो उछल जाएगा और उछल के हाई टाइड्स बनाकर ऐसे ऐसे सरफेस पे जाएगा। ठीक है, अब ये जो पानी गया वो यहाँ से गया है, इस जगह से। जब ये पानी यहाँ से गया तो यहाँ पर आया, तो इस पानी के जाने पर नीचे का पानी यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरा सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है। तो अभी हमें बस टाइड्स अभी हमें बस ये जानना था कि सुनामी कैसे आती है। तो पानी का ना 11th क्लास में आप और डिटेल में पढ़ोगे। सुनामी बस यही है कि अर्थक्वेक वगैरह की वजह से पानी उछल जाता है और सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो वो सुनामी है। सुनामी जो होती है वो 15 मीटर तक की हो सकती है और बहुत बड़ी सुनामी जो है वो 150 मीटर तक मेज़र की गई है। जो वेव्स हैं वो 700 किलोमीटर घंटे से भी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है। जो सुनामी है 2004 की जो भारत में आई थी,
उसकी वजह से अंडमान निकोबार का जो एक आइलैंड था वो पूरी तरह डूब गया था सुनामी की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है टाइड्स के बारे में। फिर टाइड्स क्या होती हैं, ये भी सेम है, राइज एंड फॉल हो रहा है पानी का, एक दिन में 2 दफ़ा होता है, उसे ही टाइड कहते हैं। हाई टाइड जो होती है, अब जो टाइड है वाटर कवर जो होता है वो हाई लेवल पर चला जाता है। मतलब हाई टाइड जो है उसमें पानी जो होता है शोर पे आ जाता है, किनारे पर आ जाता है हाईएस्ट उठकर, और जो लो टाइड होती है उसमें पानी पीछे चला जाता है शोर से। अब देखो ये क्यों होता है, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखो 2 तरह की टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा आपकी स्प्रिंग टाइड में सबसे ज़्यादा पानी जो है ये कह लो स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड होती है। स्प्रिंग वाली जो होती है वो हाई टाइड होती है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, सन के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं तो अर्थ की ये वाली सरफेस का जो पानी है वो ऊपर उठता चला जाता है। इस तरफ का पानी ऊपर उठ जाएगा तो इस तरफ का जो पानी है वो ऊपर उठ जाएगा, तो इस वजह से आप देखोगे हाई टाइड आएगी। सेम अगर सन अर्थ मून सेम लेवल पर हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा पानी ऊपर उठेगा और हाई टाइड्स आ जाएंगी। जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो हाई टाइड्स बनती है। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि मून और सन 90 डिग्री एंगल बना लेंगे, जब मून और सन ऐसे 90 डिग्री एंगल बना लेंगे तो ऐसी कंडीशन में हाई टाइड नहीं आ पाती, क्योंकि दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनका फोर्स कैंसिल हो जाता है, कम हो जाता है। प्रभाव कम होगा तो टाइड्स हल्की आएंगी, छोटी आएंगी, उसे ही नीप टाइड का नाम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे पढ़ लेना। सन और मून के अर्थ सरफेस exerted by the sun and moon on the earth surface causes the tides। जो वाटर होता है वो अर्थ के क्लोज वाला मून की वजह से खिंच जाता है और उससे हाई टाइड आती है। ठीक है, अब जब आप देखोगे फुल मून और न्यू मून की कंडीशन, जैसा कि हमने अपने डायग्राम में देखा, जो फुल मून होता है ये जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, फुल मून की सिचुएशन और आपकी न्यू मून की सिचुएशन में, तो उस टाइम पे टाइड्स हाईएस्ट होते हैं, उन्हें स्प्रिंग टाइड कहा गया है। लेकिन जब मून जो होता है वो अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तो ओशियन का पानी जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। मतलब ये है कि फोर्स थोड़ा कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से लो टाइड्स आते हैं। इसे नीप टाइड का नाम दिया गया है। हाई टाइड के फ़ायदे क्या होते हैं, जब भी ये हाई टाइड आते हैं ना तो इससे नेविगेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब आप शिप लेके जा रहे हो हाई टाइड आपको हेल्प करेगी, पानी का लेवल बढ़ेगा तो आप किनारों पर आसानी से पहुंच सकते हो। और जो शिप्स होते हैं वो हार्बर पर भी इजीली पहुंच सकती है, वो ट्रेड करने वाली शिप्स जो होती है किनारों पर पहुंच सकती हैं, पोर्ट पे पहुंच सकती हैं। हाई टाइड जो होती है आपको फ़िशिंग में भी मदद करती है, क्योंकि इसकी वजह से जो पानी के अंदर मछली होती है डीप में वो बाहर आ जाती है, टाइड्स की वजह से किनारों पर आ जाती है और इससे फ़िशरमैन की हेल्प हो जाती है उन्हें पकड़ने में। राइज़ और फॉल जो होता है पानी का, टाइड्स ये यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए भी, तो कुछ जगहों पे बिजली बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। हाई टाइड एंड लो टाइड का, राइज़ एंड फॉल ऑफ वाटर का। अब बात करेंगे ओशियन करंट की। ओशियन करंट क्या होता है, ओशियन करंट का मतलब है पानी जो है वो एक ही लाइन में कॉन्स्टेंटली बह रहा है ओशियन सरफेस पे, एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम जगह सरफेस पे पानी बहे जा रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उसे आप बोलोगे ओशियन करंट। जैसे करंट जो होती है 2 तरह की होती है, वार्म और कोल्ड होती है। जो वार्म करंट होती है वो आपको देखने को मिलेगी इक्वेटर के रीजन पे, और जो ठंडी करंट होगी वो पोल्स पे देखने को मिलेगी। जो ठंडी करंट है वो पानी लेकर चलती है इक्वेटर की तरफ, ट्रॉपिकल की तरफ, और जो ठंडी करंट है उसका एक एग्जांपल दे रखा है लैब्राडोर जो है वो ठंडी करंट है, और जो गल्फ़ है वो एक गर्म करंट है। ये जो ओशियन करंट है ये इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को। वार्म करंट जो है वो वार्म टेम्परेचर देता है सरफेस पे, जो वार्म करंट है वो टेम्परेचर को वार्म कर देता है। वार्म करंट मतलब गर्म करंट टेम्परेचर को गर्म कर देता है लैंड के पास।
इसकी वजह से और एक और चीज़ है कि वार्म और ठंडी करंट जब ये मिल जाती है तो वहाँ पे मछली उत्पादन के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस बन जाती है, बहुत फ़ायदा होता है, मछलियाँ अच्छी खासी मिल जाती है उस जगह पे। समुद्र जहाँ जापान वाला रीजन है वहाँ पर वार्म और ठंडी करंट मिल रही है, जिसकी वजह से वहाँ फ़िशिंग के लिए अच्छा प्लेस बन जाता है। सेम नॉर्थ अमेरिका है जहाँ पर ठंडी और गर्म मिलती है, जिसकी वजह से फ़िशिंग अच्छी हो पाती है। लेकिन एक और बात है, जहाँ पर ये ठंडी और गर्म करंट मिलती है ना, वहाँ पर क्या होता है ना, फॉगी एनवायरनमेंट बन जाता है, वहाँ धुंध रहती है, जिसकी वजह से नेविगेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब एक बार मैप में समझ लो, फिर शायद आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैंने क्या कहा था कि 2 तरह की करंट होती है, ठंडी और गर्म। ठंडी और गर्म ये क्या है, पानी है, पानी है ठंडा और गर्म, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब ठंडा पानी कहाँ मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है, पोल पे मिलेगा। गर्म पानी कहाँ मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री वाला जो रीजन है, जो इक्वेटर वाला रीजन है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि आपका ट्रॉपिकल रीजन है, जहाँ सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, ऑफकोर्स वहाँ गर्म पानी मिलेगा। और जो ऊपर की तरफ है जहाँ सन की रेज तिरछी पड़ती है, वहाँ पे ठंडा पानी मिलेगा। तो गर्म हॉट करंट यहाँ, कोल्ड करंट यहाँ, और ये दोनों जो है, जो हॉट वाली है वो कोल्ड की तरफ जाएगी, जो कोल्ड वाली है वो हॉट की तरफ आने की कोशिश करेगी। जहाँ ये दोनों मिल जाएगी वो फिशिंग के लिए अच्छे रीजन बन जाएंगे। हमने ये पढ़ा था। 2 करंट के हमने नाम पढ़े थे अपनी बुक में। एक तो था लैब्राडोर जो कि ठंडी थी, ये देखो ये रही ठंडी करंट है, यहाँ पर फिशिंग की अच्छी कंडीशन हो जाएगी। और एक थी जापान के पास, फिशिंग के लिए अच्छी कंडीशन बताई गई थी। और एक है आपका देखो इक्वेटर पे गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म है। अगर आपको बुक में खुद भी समझना है ना, तो ब्लू एरो से दिखाया जा रहा है वो ठंडा है, और जो रेड सा ऑरेंज सा कलर है वो गर्म करंट के लिए दिखाया गया है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलती है, एक दूसरे की तरफ आती है और फिशिंग के लिए अच्छी कंडीशन बना देती है। बुक में बस 2 करंट का नाम है, तो वो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारी जो लास्ट चीज़ रह गई है वो डब्बे हैं, बॉक्सेस देख लेते हैं, उसके बाद एक बार सुनामी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बॉक्सेस की बात करें तो सबसे पहला बॉक्स पे जाओ। सबसे पहला बॉक्स है उसको बोलते हैं थलशाला। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। घर के छोटे पौधे जो होते हैं, जहाँ पे घर में छोटे छोटे पौधे रखे जाते हैं, वो आपका टेरियम होता है, थलशाला होती है, ठीक है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र करा था। अब ये जो थलशाला है आप खुद भी बना सकते हो, मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया गया है किस तरीके से आप एक जार ले लो, उसमें मिट्टी भर दो, एक पौधा लगा दो, और फिर उस पर पानी छिड़क के उस जार को बंद कर दो। आप नोटिस करोगे जब जार खोलोगे तो कि जो वाटर था प्लांट को दिया, वो वाटर जो है एवोपोरेट हुआ, एवोपोरेट होके जार की सरफेस पे चिपक गया होगा, और फिर बूंद बाय बूंद प्लांट पे वापस गिर रहा होगा। इसे बताया गया, ये एवोपोरेशन का प्रोसेस समझाया गया। ये कैसे हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है। मतलब क्या है ट्रांसपिरेशन का, देखो हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं पानी लेकर, कहाँ से, रिवर्स वगैरह से। लेकिन आपको पता है कि पौधे भी जो हैं, पौधों की पत्तियां जो हैं, उनसे भी पानी एवोपोरेट होता है। उससे जो पौधे की पत्तियों से होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी जो होता है ना पानी, वो लिया जाता है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी पानी एवोपोरेट होता है और वो कंडेंसेट हो जाता है। तो मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की सैलिनिटी की। जो सैलिनिटी होती है वो सोल्ट की प्रेजेंस होती है। इसको मापने का तरीका है, आप 1000 ग्राम पानी ले लो कोई सा भी, उसमें फिर आप सोल्ट को मेज़र करो, उससे पता चल जाएगा ये पानी कितना खारा है। जैसे कि मान लेते हैं आप गए समुद्र में, या फिर आप गए ओशियन के पास, ओशियन से आपने 1 मग्गा पानी लिया, मतलब आपको 1000 ग्राम कुछ पानी लेना है, देख लेना कितना पड़ेगा। 1000 ग्राम पानी लिया, उसमें फिर आपने उस पानी में से आपने सैलिनिटी मेज़र करने का काम करा, तो आपको पता लग जाएगा ये इस ओशियन का पानी कितना सैलाइन है। तो एवरेज सैलिनिटी जो है ओशियन के वाटर की वो 35 पार्ट्स पर 1000 है। मेज़र करने का तरीका होता है, ठीक है। फिर हमें बताया गया एक डेड सी है इज़राइल में, उसका तो भैया 340 ग्राम सैलिनिटी देखने को मिलता है। सोचो 340, जबकि एवरेज जो है
एक ओशियन का वो 35 पार्ट्स पर 1000। तो मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्विमर्स भी अगर उसमें तैरने जाएंगे ना तो वो भी बीमार हो जाए। ठीक है, इस पानी में तैरा ही नहीं जा सकता, पहली बात तो इतना ज़्यादा इसमें डेंसिटी है सोल्ट की। फिर इसके बाद हमें बताया गया है 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। ठीक है, फिर हमें बताया गया वेव्स कैसे फॉर्म्ड होती है। वेव्स फॉर्म होती है हवा की वजह से, ओशन के सरफेस पे जो ज़ोर पड़ता है, जो फोर्स लगता है, उसकी वजह से, विंड की वजह से जो होता है वेव्स बन जाती हैं, जो मैंने पहले भी समझाया। फिर सुनामी कहाँ से आया? सुनामी जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स, हार्बर वेव्स का मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है पोताश्रय तरंगे। मतलब पोता मतलब पोत, पोत मीन्स पोर्ट, पोर्ट पर जो तरंगे आती है वो। तो हार्बर वेव्स, हार्बर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इसी सुनामी की वजह से। ठीक है, तो सुनामी जापानीज़ वर्ड है जो कि कहाँ से आया है? हार्बर वेव्स से। हार्बर्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं सुनामी की वजह से, ये एक जापानीज़ वर्ड है। इसके बाद कोई और बॉक्स है? स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड हमने देख लिए थे, ओशन करंट हमने देख लिया है, फ़ोटो में भी देख लिया है। बाकी कोई बॉक्स नहीं है, बस ये वाला बॉक्स फाइनल पढ़ना है, सुनामी। सुनामी के बारे में जानते हैं। यहाँ हमें सुनामी के बारे में बताया गया है। कब आई थी? इंडियन ओशियन में देखने को मिली 26 दिसंबर 2004 को। ये एक अर्थक्वेक के कारण आई थी जिसका एपिसेंटर जो था वो सुमात्रा था। जो मैग्नीट्यूड था देख लो कितना खतरनाक है, 9 का स्केल है रिक्टर स्केल पे। इससे इंडियन प्लेट, ये क्यों आया था? क्योंकि इंडियन प्लेट जो थी वो अंदर ढह गई थी बर्मा प्लेट के। इसकी वजह से अचानक से जो मूवमेंट था सी फ्लोर का वो हिल गया। जो सडन मूवमेंट हुआ सी फ्लोर का, उसकी वजह से अर्थक्वेक देखने को मिला। जो ओशियन फ्लोर था वो डिस्प्लेस हो गया था 10 से 20 मीटर तक। ओशियन फ्लोर डिस्प्लेस्ड हो गया था 10 से 20 मीटर एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन, अंदर की तरफ चला गया। अब जब ये ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा जो ओशियन का पानी था वो उस गैप को भरने के लिए चला गया, और इसकी वजह से क्या हुआ? विदड्रॉल ऑफ वाटर हुआ कोस्ट लाइन से। जो किनारे थे वहाँ से पानी पीछे की तरफ गया, और मतलब ये सारी जो घटनाएं थी उनके पीछे एक रीज़न ये भी था कि भाई देखो स्पीड तो देखो, सुनामी किस स्पीड में आई है? 800 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। जितना एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है उतने के बराबर। और इसकी वजह से सारे आइलैंड वगैरह सब पानी में डूब गए। इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, वो पानी में डूब गया। और इसकी वजह से जो था सुमात्रा से, क्योंकि ये वेव्स आनी स्टार्ट हुई थी तो अंडमान और श्रीलंका तक आते आते इनकी जो हाइट थी, लेंथ थी, वो डिक्रीज़ हो गई। अब जो पहले शुरुआत हुई थी 700 से 900 किलोमीटर घंटे के हिसाब से स्पीड थी, लेकिन इंडिया की तरफ, श्रीलंका की तरफ आते आते इनकी स्पीड 70 किलोमीटर घंटा हो गई थी। लेकिन ये जो सुनामी थी ये 3 किलोमीटर तक ट्रैवल कर गई कोस्ट पे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। जैसे मैं बताऊं, मान लो ये किनारा है, ये 3 किलोमीटर सरफेस पे 3 किलोमीटर तक ट्रैवल कर गई, जिसकी वजह से लोगों के घर बर्बाद हो गए, कई लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें बताया गया है अर्थक्वेक को आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, इसके लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। 3 घंटे पहले तो आपको पता चल ही सकता है। बाकी आपको बताया गया है एक और सुनामी के बारे में जो कभी आई थी एशियन कोस्ट पे दिसंबर 2004 में। और हमें बताया गया है कि जो पहला इंडिकेशन होता है सुनामी के आने का वो ये होता है कि पानी सरफेस से
कोस्ट से पीछे हटना स्टार्ट हो जाता है। फिर अचानक से बहुत बड़े वेव के रूप में आपको सामने कोस्ट पे दिखेगा। इसकी वजह से लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि पानी जब पीछे जाता है तो लोग सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, पानी क्यों पीछे जा रहा है, और उसको आगे जा जाकर देखने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से ही, ये अनअवेयरनेस की वजह से ही सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने सुनामी के बारे में पढ़ा। अब हम ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट्स, फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स, फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, फॉर क्लास 7th के बच्चे। सबके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। शेयर करोगे तो और फ़ायदा होगा, मैं और वीडियो ला पाऊँगी। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड वॉच। थैंक यू सो मच।